का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। डॉक्टर के कृष्णा राव का जन्म बीना में और शिक्षा कटनी, जबलपुर, बेंगलोर, मदुरई में हुई। आदरणीय डॉक्टर राव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं और विगत 31 वर्षों से डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर तथा पत्रकारिता शिक्षा के साथ आईटी विशेषज्ञ के रूप में लोकप्रिय डॉक्टर राव द्वारा अनेक विषयों पर पुस्तकों का लेखन किया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप नियमित लेखन से एक वरिष्ठ स्तंभकार की छवि निर्मित कर चुके हैं। डॉक्टर राव को बुंदेलखंड में कंप्यूटर का जनक और पितामह का सम्मान प्राप्त है। अनेकों सामाजिक एवं नागरिक सम्मानों, बुंदेली प्रतिभा, बुंदेलखंड गौरव, बुंदेली रत्न, श्यामलम सम्मान, सद्भावना राखी सम्मान, दीपावली, ईद, कौमी एकता सम्मान आदि से सम्मानित बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर कृष्णा राव योग, आयुर्वेद, रंगमंच, कैरियर काउंसलिंग, जैविक कृषि, प्राथमिक शिक्षा, समाज सेवा, आदर्श ग्राम जैसे प्रकल्पों में जुड़े हुए हैं और आप बहुत सारे विषयों के एक साथ विशेषज्ञ होने के बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर और आपको व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप आएं और हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। आदरणीय सर। धन्यवाद राणा सर। आदरणीय सरोज गुप्ता मैम, एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आप लोग इस सेमिनार में सहभागिता कर रहे हैं और ये बहुत दीर्घकालिक परिणाम आप लोगों को देगा। भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द इसलिए कि ये सदियों से चली आ रही है और ज्ञान शब्द से मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप लोग जैसा जानते हैं कि कंप्यूटर में एक बात कही जाती है कि डाटा को हम प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस करते हैं तो नॉलेज मिलता है और नॉलेज को जब प्रोसेस करते हैं तो विजडम मिलता है। ठीक, ये सीक्वेंस मालूम होगी। तो इन डाटा की प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग नॉलेज और नॉलेज की प्रोसेसिंग विजडम, या हिंदी में कहें तो आंकड़ों की प्रोसेसिंग करेंगे तो सूचनाएं प्राप्त होंगी, सूचनाओं की प्रोसेसिंग करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान की भी प्रोसेसिंग बुद्धत्व, बुद्धिमान आप बनते हैं। ठीक, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को ये एक दो दिन की नहीं है और ज्ञान परंपरा में जो भी सूत्र लिखे गए, गढ़े गए हैं, वो इतने पुराने हैं और इतने प्रासंगिक हैं, उनको किसी भी प्रकार की बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमारा जो मूल विषय है वो कृषि और पर्यावरण का है, तो कृषि और पर्यावरण पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्रित करते हुए बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत करीबन 1000 साल गुलाम रहा और गुलाम इसलिए शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ की जो मौलिक परंपराएं थी या मौलिक सभ्यताएं थी उन पर सीधा आक्रमण था। किसी राजा पर आक्रमण होता और कोई व्यवस्था बदलती तो वैसी लड़ाई नहीं थी। और आज हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हमारी ना कृषि व्यवस्था हमारी अपनी है, ना हमारी चिकित्सा व्यवस्था अपनी है, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था अपनी है। आजादी के 72 साल बाद भी हम लोग इस स्थिति में खड़े हैं और इन्हीं सब पर शोध हो रहा है, इन्हीं सब पर बातें की जा रही हैं कि इनको हम पुनर्स्थापित कैसे कर सकते हैं। तो भारत को तमाम विद्वानों ने कहा कि कृषि प्रधान देश है। ठीक, कृषि प्रधान देश क्यों है, प्रश्न ये उठता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मतलब राम राज्य के काल से, चाणक्य के काल से आज तक भी भारत कृषि पर ही आधारित है। मतलब पैसे या उत्पादकता कहां से आ रही है, कृषि से आ रही है। कृषि से मतलब हम एक बोरा गेहूं डालें और वो 4 महीने में 15 बोरे में बदल जाए, 20 बोरे में बदल जाए। ठीक, इतना तेज ग्रोथ, इतनी तेज डेवलपमेंट बैंक में होती है क्या, इंडस्ट्री में होती है क्या, नहीं होती। तो सबसे बड़ी उत्पादकता हमारी अर्थव्यवस्था की जो है वो हमारे खेतों में है, हमारे जमीन में है। ठीक, अब इस उत्पादकता को हम नजरअंदाज करें, हम उसको भूल जाएं और ये कहें कि पैसे पेड़ों पर नहीं होंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा, नहीं होगा ना। ठीक, मगर ये वक्तव्य दिए जाते हैं। अब पैसे पेड़ों पर नहीं होंगे, ये जो वक्तव्य है जिस व्यक्ति ने भी दिया उन्होंने गलत कहा तो नहीं, उन्होंने भी सही कहा। क्यों? क्योंकि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र पढ़कर आए थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में यही पढ़ाया जाता है कि पैसे पेड़ों पर नहीं होंगे। तो वहां का अर्थशास्त्र गलत है क्या? नहीं है। लंदन यूरोप में है और यूरोप में 8 महीने बर्फ रहती है, तो बर्फ रहेगी तो पेड़ कहां से उगेंगे, पेड़ नहीं उगेंगे तो पैसे भी नहीं उगेंगे। बात आ रही समझ? तो कोशिश ये की गई कि भारतीय कृषि व्यवस्था को कैसे हम डोमिनेट करें, क्योंकि कोई भी देश, मतलब यहां पर आप समझिएगा कि हमारे देश में विदेशी क्यों आए, इसलिए नहीं आए कि हम गरीब थे, इसलिए आए कि हम सोने की चिड़िया थे। किसी व्यापारी से पूछ लीजिए कि ये गरीब लोगों का मोहल्ला है, इधर आप दुकान खोलोगे क्या, इधर आप व्यापार करोगे क्या, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे, मतलब यहां पर पैसा था। ठीक, और किस चीज का व्यापार करने आए? वो तो कोई सामान तो लेके आए नहीं थे। उन्होंने पहला लाइसेंस लिया था दारू बेचने का, दूसरा लाइसेंस लिया था वैश्यालय खोलने का। और यही सारी चीजें अभी भी जो हमारे देश में विदेशी कंपनियां, करीब 5000 विदेशी कंपनियां हैं, वो आकर व्यापार कर रही हैं। तो वो क्या करती हैं? हमारा आलू हमी को चिप्स बना के खिलाती है, हमारा टमाटर हमी को सॉस बना के खिला रही है, हमारा पानी हमी को बोतल में पैक करके खिला रही है। तो उत्पादकता है इसलिए और खपत भी है इसलिए, और उसी से वो पैसे बनाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 37 देशों की अर्थव्यवस्था भारत से संचालित है, भारतीय उत्पादन से संचालित। जिस दिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर कड़क हो जाए तो
सारे देश भिखमंगे हो जाएंगे। और प्रत्यक्ष रूप से कि हम जो उत्पाद खरीद रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, पूरे भारत के लिए साबुन बना के देती है, सर्फ बना के देती है। आप ये विदेशी कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स 51% शेयर होल्डर्स आज भी विदेशी हैं। और वो वहां बैठे बैठे एक साबुन भी निर्यात नहीं होता, देश के बाहर नहीं जाता, मगर शेयर जब कीमत बढ़ती है तो उनको लाभ होता है, वो बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। वो फुटपाथ पे आ जाएंगे यदि हम लोग हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का बहिष्कार कर दें, उनके साबुन उपयोग करना बंद कर दें। और रोजगार जो हम लोगों को दलीलें दी जाती हैं कि कंपनी आती है तो रोजगार लाती है, कंपनी आती है तो टेक्नोलॉजी लाती है। हमारे देश में हर गांव में एक परिवार साबुन बनाता था, उसका तो रोजगार छिन गया। अब यदि 6 लाख गांव थे तो 6 लाख परिवारों का रोजगार छिना। अब यहाँ आप देखोगे तो मात्र 2000 या 4000 आदमी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में काम करते, पूरे देश भर के लिए साबुन बना। ठीक, तो 4000 लोगों को रोजगार देने के चक्कर में 6 लाख परिवारों का तो रोजगार चला गया ना। ऐसे ही यदि हम तुलना करें कि टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, तो टेक्नोलॉजी कोई नहीं लाता। कोई भी विदेश से आएगा, 100 करोड़ लगाएगा, तो अगले साल से ही सोचेगा कि हमको 200 करोड़ वापस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और जब हमारा पैसा विदेश जाएगा तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे गिरेगा। ये है हमारी अर्थव्यवस्था की। अब कृषि से ये चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? कृषि को पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले हम लोगों का अपना खुद का खाद होता था, गोबर की खाद, पशुधन था तो खुद की खाद होती थी। हमारे खुद के अपने कीटनाशक थे। हमारे किसान जो है गौमूत्र से कीटनाशक बनाते थे। हमारे किसान नीम के तेल से कीटनाशक बनाते थे। हमारे किसान मठे से कीटनाशक बनाते थे। उनसे इल्लियां भी मर जाती थी और तितलियों को नुकसान नहीं होता। आप में से ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े होंगे तो इन बातों को समझ सकते हैं। मगर आजकल ये कीटनाशक क्या करते हैं? इल्ली भी मार देते हैं, तितली भी मार देते हैं, उत्पादकता कम हो जाती है और इवन जो कीटनाशक छिड़कने जाता है किसान, वो भी बीमार हो जाता है और जमीन तो कर बंजर कर ही दी है। ऐसे ही हम लोगों ने यूरिया, डीएपी का प्रयोग विदेशी संस्कृति के तहत किया। यूरिया क्या है? बेसिकली नाइट्रोजन है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। अब उसी नाइट्रोजन को हम एक छोटे से क्रिस्टल में पैक करके जमीन में डाल रहे हैं। ठीक, क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमको गुड़ाई निंदाई ना करनी पड़े। भाई गुड़ाई निंदाई से बचने के लिए हम वो नाइट्रोजन यूरिया क्रिस्टल के रूप। आपका डीएपी है। डीएपी क्या है? सल्फेट है, फास्फेट है। ठीक, वो तमाम चीजें हमारे गोबर में मौजूद है। यदि थोड़ा बहुत फास्फेट नहीं मिलता है, गोबर में कम है, तो हमारे पास राख फास्फेट की खदानें हैं, वहां से राख फास्फेट लाके गोबर में मिला के हम डाल सकते हैं, डीएपी का काम पूरा हो जाए। मगर हमारे यूरिया डीएपी के प्रयोग से क्या हुआ? जमीन के जितने माइक्रो ऑर्गन्स थे वो मर गए। अब केंचुए भी नहीं दिखते जमीन में। अब केंचुए भी नहीं रहेंगे तो जमीन का नेचुरल कार्बन खत्म हो गया। आप जितना यूरिया डीएपी डालोगे उसी से आपकी फसल होगी, वरना नहीं होगी। मिट्टी का जो अपना नैसर्गिक गुण था वो खत्म हो चुका। अकेले इतना नुकसान नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान जिसकी तरफ अभी वैज्ञानिकों का ध्यान ही नहीं गया, वो ये है कि हमारे जमीन से वाटर की रिचार्जिंग बंद हो गई। वाटर रिचार्जिंग समझते हैं? भाई जो बरसात का पानी है उसको जमीन में नीचे जाना चाहिए,
अब वो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये जो यूरिया हमारे पूर्वजों ने 30-40 साल से लगातार उपयोग किया है, यूरिया का जो क्रिस्टल है वो एक गोंद है, गोंद के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो जड़ ने शोषित कर लिया, मगर वो जो चिकनाई थी वो जाके जमीन के नीचे तलहटी में जमा हो गई। तो जब जमीन के नीचे तलहटी में जमा होगी तो क्या होगा? वो पानी को नीचे जाने से रोक रही। गर्मी आती है तो वो सूख जाती है, और जैसे ही पानी आता है तो वो गीला होके चोक कर देती है जमीन को। और ये हर खेत की यही स्थिति है। नया कुआं, नया तालाब खुदता है, वो 1 साल रिचार्जिंग करता है, उसके बाद अगले साल से बंद कर देता। क्यों? क्योंकि बाकी खेतों का पानी उसमें फिर चला गया, फिर वो यूरिया चला गया, फिर वो चौक हो गया। अब रिचार्जिंग बंद होने का दुष्परिणाम क्या हुआ? बाढ़ आ रही। ज्यादा पानी खेतों में रहेगा, बहेगा तो बाढ़ आएगी। और जो इतना प्रीशियस वाटर, जो मीठा पानी बादल लाकर हमको दे रहे हैं अंतरिक्ष, मतलब आसमान से, वो हमारे पास से खत्म हो रहा है। तो भूजल स्तर में गिरावट आ रही। हमारे खेत जो पहले गद्दे जैसे नरम होते थे, अब उन पे आप क्रिकेट खेल सकते हो, IPL ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। और उत्पादकता कम है। अरे किसान उत्पादन नहीं करेगा तो लोग खाएंगे क्या? आप कहां से पैसा ले आओगे? कितना पैसा ले आओगे? तो हमारे देश में ये यूरोपीय अर्थशास्त्र जो चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि आप हथियार बेच के पैसे कमा सकते हो, आप किसी देश पे कब्जा करके उनके तेल के कुओं पे कब्जा करके आप पैसे कमा सकते हो, आप 2 देशों को लड़वा के पैसा कमा सकते हो। अब उन्होंने इस कोरोना काल में लोहा मान लिया। अब वो कहते हैं नहीं साहब, जैविक उत्पादन खाने वाले लोगों की ही इम्यूनिटी अच्छी होती है। जैविक और अजैविक का अंतर भी मैं आपको बता देता हूं। जैविक मतलब ऑर्गेनिक, अजैविक मतलब इनऑर्गेनिक। ठीक, गुणधर्म तत्वों के सेम हो सकते हैं क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि एक तत्व आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू का रस भी है, और साइट्रिक एसिड एक लेबोरेटरी में बना केमिकल भी है। दोनों टेस्ट में खट्टे रहेंगे, मगर दोनों का शरीर पर प्रभाव अलग है। साइट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव है, वो हम लोग सॉस में भी डालते हैं, कुछ और चीजों में भी, अचार में भी डालते हैं ताकि चीजें सुरक्षित रहें। और वो जो साइट्रिक एसिड हम खाते हैं तो वो खाना भी पेट में सुरक्षित रहेगा, वो 24 घंटे में बाहर नहीं निकलेगा। तो वहां से कब्ज होगी तो सिर दर्द होगा तो बाकी की रोग वाली समस्याएं शुरू हो जाएंगी। उसके ठीक विपरीत नींबू का पानी आप पी लीजिए तो कब्ज दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का शरीर जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैविक कंपाउंड, और जैविक कंपाउंड जैविक चीजों को ही स्वीकार करता है। आप एक सिर दर्द की भी गोली खाएंगे और वो यदि इनऑर्गेनिक है तो वो आपको साइड इफेक्ट देकर जाए। उसमें यदि कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल डला हुआ है तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाए। तो अब सबने महसूस कर लिया कि साहब जैविक चीजें होनी चाहिए, मगर इस जैविक के आने के पहले उन्होंने जो और नुकसान पहुंचाया, ये तो अपने सिर्फ खाद की और कीटनाशक की बात की, बीजों में हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब पहले हमारे जो पूर्वज थे, किसान थे, वो बीजों को संरक्षित करते थे, अच्छी बीजों को संरक्षित करते थे। अभी जितने यूरोपीय देश हैं या इन्होंने टेक्नोलॉजी के नाम पे, आपने 2 तरह के बीज सुने होंगे। एक सुना होगा BT, बायोलॉजिकली ट्रीटेड, और एक GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इनके बारे में जान के आपके पैरों तले जमीन सरक जाए।
बीटी कॉटन की वजह से सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो बीटी सीड था वो एक बार में एक ही फसल देने के लिए बना था, मतलब अगले साल आपको फिर से बीज खरीदना पड़ेगा। ठीक समझ रहे हैं? उसमें उसके बीज में अगले उत्पादन की क्षमता ही नहीं। अब वो बीटी बैंगन में आ गया, वही बीटी टमाटर में आ गया, वही बीटी तमाम सब्जियों लौकी गिलकी में आ गया। अब पौधे नहीं निकलते, आप लौकी का बीज फेंक दीजिए, टमाटर का बीज फेंक दीजिए, तो अब नए पौधे उससे नहीं निकलते, पहले तो निकल आते। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस बीज में अगले पौधे की अंकुरण क्षमता ही नहीं है, उन चीजों को हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोगों की क्षमता पर क्या असर डालने वाली है? आने वाले 30-40 सालों में इसका भी इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। ये जितने इंदिरा आईवी सेंटर, फलाने आईवी सेंटर, जो कृत्रिम गर्भाधान और ये सब खुल रहे हैं, इनकी दुकानदारी वहां से चलने वाली। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं, इनकी हकीकत ये है कि उन्होंने सेब उठाया, इधर से टमाटर उठाया, एक नया फल बना दिया, इधर से बेर उठाया, इधर से कुछ और उठाया, जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक नया फल बना। ये जो कृत्रिम फल है, इनमें वो विटामिन मिनरल्स का बैलेंस नहीं है जो नेचर हमको देता था। नेचर ने हर चीज में विटामिन बैलेंस बना के दिया और उसको ऋतु से जोड़ कर दिया कि इस ऋतु में ही ये फल होगा, और वो आपके खान पान के लिए जरूरी है। तो वो विटामिन मिनरल बैलेंस इनमें ना तो उपलब्ध है और ना ही उसका कोई फायदा हमारे शरीर को होने वाला है। और ये तमाम बीज हम लोगों को हर साल खरीदने हैं। तो बीज खरीदने पर लगत, कीटनाशक खरीदने पर लगत, और कीटनाशक भी कैसे? जैसा मैंने कहा कि वो इल्ली भी मार देते, तितली भी मार देते, और कीमतों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं। मतलब किसान यदि बाजार में उत्पाद लेके जाता है तो अपन लोग ही उससे कहते हैं यार प्याज 10 रुपए की नहीं, थोड़ा और सस्ती लगा दो। मगर क्या आप मेडिकल स्टोर पे ये बात कह सकते हो? ये दवाई थोड़ी सस्ती लगा दो। यही हाल कीटनाशकों का है। आप उनसे भी बहस नहीं कर सकते। वो 15 रुपए का केमिकल आपको 1500 रुपए लीटर में बेचेंगे, तो आपको 1500 रुपए लीटर में ही खरीदना पड़ेगा। उससे कितना ही आपको नुकसान। तो हमारी जो मौलिक पद्धति थी या हमारा जो ज्ञान था कृषि पर, उस पूरे ज्ञान को तहस नहस किया गया। और करने के बाद आप कहते हैं कि आप स्वावलंबी हो जाइए, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। और किसान हमेशा से भारतीय अर्थव्यवस्था का पोषण करता रहा। किसान के टैक्स से पूरा देश चलता था। किसान ही लगान देता था, किसान ही चौथ देता था। चौथ नाम सुना होगा, प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ा होगा कि चौथ किसानों से चौथ मतलब 1/4। चाणक्य के काल में ये 5% से ज्यादा नहीं था। उसी से राजा को पूरा राज्य संभालना पड़ता था। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिन साधनों का हम लोगों ने उपयोग किया, हरित क्रांति लेकर आए, उससे तो हम लोगों की और ज्यादा खराब स्थिति हो गई। कहने को हमारे अनाज भंडार भरे हुए हैं, कहने को हमारे देश में अकाल नहीं पड़ता है, मगर हम लोगों ने पिछले 30-40 सालों में जितना अजैविक भोजन किया है, जितना अजैविक खाया है, उसी का परिणाम है कि हम लोगों की इम्यूनिटी से लेके अभी कोरोना काल में भी टेस्ट हो गई,
थोड़ी बहुत बची हुई है, अन्य देशों के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छी कंडीशन में थे, मगर कहीं ना कहीं वापस से हमको उस रास्ते पर लौटना पड़ेगा और उन चीजों को स्थापित करना पड़ेगा। और तत्काल तो कोई जागता नहीं है। सरकार कब जागेगी? जब निर्यात की बात हो, जब जैविक उत्पाद ज्यादा निर्यात डिमांड में आ जाएंगे, तब सरकार को लगेगा कि हाँ पैसा आता है तो अब हमको इस तरफ देखना चाहिए, तब जैविक उत्पादनों पर के प्रोत्साहन मिलेगा। मगर आज की डेट में तो हमको तत्काल खुद जाग के इन चीजों को के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, वरना हम लोग बहुत खराब स्थिति की तरफ जा रहे हैं। अभी पशुधन आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी खुद की खाद बनाना चाहते हैं तो आपको गोबर नहीं मिलेगा, क्योंकि खत्म हो चुका पशुधन। हम लोगों ने उसको उससे जोड़कर देखना शुरू कर दिया। ये गाय दूध नहीं दे रही मतलब बेकार है, ये अब बैलों को ट्रैक्टर आ गए हैं, बैलों का उपयोग नहीं हो रहा मतलब ये बेकार है, इसलिए कत्ल खाने चल रहे हैं। उन चीजों को भी कहीं ना कहीं नियंत्रित करना पड़ेगा, उनकी भी वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था, और जब कृषि फेल होती थी तब पशुधन से उसकी पूर्ति हो जाती थी, सप्लीमेंट्री था पशुधन। कि कुछ नहीं होगा तो दूध बेच के घर चला ले, कुछ नहीं होगा तो गोबर के कंडे बेच के घर चल जाए। जैसे बुंदेलखंड में रोजगार संकट जो उत्पन्न हुआ, बीड़ी बनना बंद हुई तो उसके बाद और कोई विकल्प नहीं बचा। धीरे धीरे पशुधन को तो प्रोत्साहन मिला, मगर पशुधन का प्रोत्साहन उस पर था कि बैल बछड़े होंगे तो हम उनको बेच के पैसा कमा लेंगे। तो पशु पर आधारित अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है। तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक देश वापस तरक्की के रास्ते पर नहीं आ सकता। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे अभी बहुत से संकट हैं, अकेले ये संकट नहीं है। एक बहुत बड़ा संकट है कि किसान से अनाज सरकार 2100-2300 रुपए क्विंटल में खरीदती है और वापस वही अनाज 100 रुपए क्विंटल में बेच रही है। तो ये जो लॉस है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टैक्स पेयर को ही देना पड़ रहा है। और कहने को तो सरकार किसानों से और गरीबों से कोई टैक्स नहीं लेती, मगर जितना टैक्स गांवों से टैक्स सरकार लेती है उसकी आप एक कल्पना मात्र बता रहा हूं कि आप 5-6 हजार की आबादी वाले गांवों की कल्पना कर लीजिए। उस गांव में आपको 1000 लोग दारू पीने वाले मिल जाएंगे, और एक पौवा भी पीते हैं तो 1 लाख रुपए की दारू प्रतिदिन पीते हैं। 40-50 हजार का गुटखा खाते हैं। मैं अनावश्यक खर्चों की बात कर रहा हूं, आवश्यक नहीं, अनावश्यक। फिर 40-50 हजार का तो पेट्रोल डीजल जला देते हैं, वरना कहीं चलो अपन सागर तक घूम आए। तो 2 लाख रुपए प्रतिदिन प्रति गांव खर्च कर रहा है। साल भर के कितने हो गए? 7 करोड़। और इस 7 करोड़ में से आधा पैसा सरकार को जाता है। यदि पेट्रोल 108 रुपए लीटर है तो पेट्रोल कंपनियों को 50 रुपए और सरकार को टैक्स के रूप में 58 रुपए मिलता है। यदि दारू 120 रुपए की बिक रही है तो उत्पादन और ठेके वाले का खर्चा 60 रुपए है, 60 रुपए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को। गुटखा यदि 20 रुपए का है तो 10 रुपए कंपनी को, 10 रुपए सरकार। सिगरेट, बीड़ी, सभी चीजों में ये टैक्सेशन। इसलिए कोरोना काल में सारी दुकानें बंद थी, दारू का ठेका बंद नहीं था, पेट्रोल पंप बंद नहीं थे। ठीक, तो अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही यही है। और यह अर्थव्यवस्था इसलिए बनी क्योंकि पिछले करीब 270 सालों से हम लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र पर चल रहे हैं। इसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा उसके लिए तो एक आध चाणक्य को फिर से पैदा होना पड़ेगा। मगर हम लोग तो जागरूक हो सकते हैं, हम लोगों को तो किसी ने नहीं रोका।
तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हम लोग सीखें, जानें और उसके अनुसरण के लिए प्रतिबद्धता विकसित कर लें, तो ये सेमिनार सार्थक हो जाएगा। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। जय हिंद।